अंधेरा घाट गांव घने डरावने जंगलों से घिरा हुआ था। सूरज ढलते ही सन्नाटा हर कोने में फैल जाता और उस अमावस की रात तो और भी भारी लग रही थी। चारों तरफ अंधेरा जमा हुआ था और पूरा गांव जैसे किसी अनकही दहशत में दबा पड़ा हो। दूर जंगल की ओर से कभी कभार कुत्तों के भौंकने की टूटी फूटी आवाजें आती और सूखी हवा पेड़ों की शाखों को हिलाती थी। गांव के बीच में एक छोटा सा मिट्टी का घर था जहां रामप्रसाद अपनी पत्नी फूलवती के साथ रहते थे। उसी रात जब हवा और भी ठंडी और घनी हो रही थी, रामप्रसाद हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ लकड़ी इकट्ठा करने निकलने की तैयारी कर रहा था। सुनिए जी, आज अमावस की रात है और इस घने अंधेरे में हवा की ठंडी झोंके सब कुछ और डरावना बना रहे हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप आज जंगल मत जाइए। आप हमेशा मेरे साथ थे हैं और मुझे डर लग रहा है कि इस रात कुछ अनहोनी हो सकती है। क्यों जाना जरूरी है आज ही? अरे फूलवती, तुम इतनी घबराई क्यों हो रही हो? अगर मैं जंगल से लकड़ी नहीं लाऊंगा तो घर खर्च कैसे चलेगा बताओ? पर तुम यूं डर मत करो, मैं संभल कर जाऊंगा। तुम्हारी चिंता मुझे पता है, पर मैं जल्दी ही लकड़ी लेकर वापस आ जाऊंगा। तुम बस दरवाजा अंदर से लगा लेना। फूलवती की बार बार मनाने के बावजूद रामप्रसाद रुका नहीं। कुल्हाड़ी हाथ में थामे वो घने सन्नाटेदार अंधेरे में कदम बढ़ा रहा था, जैसे रात की ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट को चुनौती दे रहा हो। वहीं गांव के बीचों बीच पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बनी रमेश की चाय की टपरी धीरे धीरे बुझते अंगारों की हल्की लाल चमक में झिलमिला रही थी। टपरी के पास बैठकर गांव के कुछ लोग रात की खामोशी को तोड़ रहे थे। हरिराम, जो हर बात पर मुस्कुरा देता था, गोविंद, जिसे गांव में क्या चल रहा है सबकी खबर रहती थी, और सबसे बुजुर्ग धनराज काका, जिनकी शांत आंखें मानो बीते जमाने की हर कहानी समेटे हुए हों। अरे भाइयों, जरा सुनो तो, आज का मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुत्ते भी अजीब तरह से भौंक रहे हैं और ऊपर से जंगल की ओर से भेड़ियों की हल्की घुर्राहट भी सुनाई दे रही है। लग रहा है आज की रात कुछ अलग ही है। अरे यार, मेरा तो दिल ही घबराने लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज कोई परछाई, कोई बुझी बुझी आत्मा बाहर भटक रही हो। ऊपर से अमावस की रात भी है। कुछ तो ठीक नहीं है आज। हाँ बेटा, आज अमावस की घोर रात है। ऐसी रात को जंगल की ओर कदम बढ़ाना मतलब खुद मुसीबत को न्योता देना। आज के दिन वो छलावा रास्तों में भटकता है और जिसे मिल जाए उसे वापस लौटने में देर नहीं लगती। अरे मैंने तो लोगों से ये भी सुना है कि वो जंगल वाला छलावा अपना रूप बदल लेता है। कभी जानवर जैसा दिखे तो कभी बिल्कुल इंसान की शक्ल में सामने आ जाए। बस इसी वजह से लोग रात को जंगल का नाम भी नहीं लेते। सभी अपनी अपनी बातें कर ही रहे थे कि तभी दूसरी ओर से रामप्रसाद दिखाई देने लगा। एक हाथ में कुल्हाड़ी, दूसरे में हल्की कांपती लो वाली लालटेन। जैसे ही वह करीब पहुंचा, टपरी पर बैठे धनराज काका धीरे से बोले, अरे रामप्रसाद बेटा, इस घड़ी कहाँ निकल पड़े? आज अमावस की रात कुछ अलग ही सन्नाटा लेकर आई है। ऐसी रात में बाहर कदम रखना अच्छा नहीं माना जाता बेटा। कुछ भी हो सकता है। अरे भैया, आप लोग तो मेरे अपने हो, पर बताइए, अगर मैं जंगल से लकड़ी ना लाऊं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? चूहा जलाने से लेकर रोज की जरूरत तक सब इसी काम से जुड़ा है। मजबूरी है मेरी, इसी वजह से रात बेरात भी जंगल की राह पकड़नी पड़ती है। और क्या बताऊं, हर रोज फूलवती मुझे रोकती है, समझाती है, पर मैं उसकी बात मान ही नहीं पाता। कुल्हाड़ी को थोड़ा कसकर थामा और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने गांव की आखिरी सीमा पार की, सामने वही पुराना सुनसान जंगल अपना मुंह खोले खड़ा था। अंधेरा अब पहले से कहीं घना और भारी लगने लगा था। पेड़ों की टहनियां वाह के साथ ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अनजानी चीज इशारे कर रही हो। जंगल की आवाजों में भी एक अजीब सी कंपन थी, कभी किसी करा जैसी, कभी किसी इंसान की धीमी पुकार जैसी।
इन्हीं आवाजों के बीच चलते चलते रामप्रसाद एकदम ठिठक गया। कौन है वहां? सामने आओ। चुप कर, सरसराहट मत करो। पर जवाब में केवल सन्नाटा और हवा में हल्की सरसराहट गूंज रही थी। तभी उसकी नजर अचानक एक अजीब परछाई पर पड़ी, जो पेड़ से उतरते ही खेतों की ओर धीमी पर इंसान जैसी चाल में सरक रही थी। रामप्रसाद ने गहरी सांस ली। दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर हिम्मत जुटाकर बोला, कौन है वहां? मेरी सांसें तक सुनाई दे रही होंगी तुझे, फिर भी सामने आने की हिम्मत नहीं। अगर कोई गांव का आदमी है तो साफ साफ बोल दे, मैं बेवकूफ नहीं हूं। और अगर अंधेरे का फायदा उठाकर डराने आया है तो पहले ही बता दूं, मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है। सहन शक्ति मेरी कम होती जा रही है। एक गलत कदम और ये रात तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी झाड़ियों के उस पार वही काली परछाई फिर लौटती दिखी, पहले धीमी फिर कुछ तेज, जैसे कोई जल्दी में हो। रामप्रसाद की पकड़ कुल्हाड़ी पर और कस गई। उसकी धड़कनें तेज हो चली। पर जब परछाई नजदीक आई, उसकी चाल पहचान में आ गई। वो कोई अजनबी नहीं थी, वो उसकी अपनी पत्नी फूलवती थी। रामप्रसाद का दिल जैसे ठहर सी गया। अरे फूलवती, ये क्या कर दिया तुमने? इतनी काली अमावस की रात में ऐसे सुनसान जंगल में अकेली आ गई। दिल दहल गया था मेरा तुम्हें देखकर। मैंने कहा था ना, मैं खुद ही थोड़ी देर में लौट आऊंगा। तुम्हें डर भी नहीं लगा क्या? घर चलो, रात बहुत हो गई है और ये जंगल, ये अंधेरा, तुम समझ भी नहीं सकते कि यहाँ क्या क्या है। हर कदम पर खतरा है और अब तो नहीं सकते। फूलवती के होठों पर हल्की मुस्कान थी, पर उसकी आंखें बेहद ठंडी और सुनी दिख रही थीं। रामप्रसाद ने कुछ समझने की कोशिश की, पर दिल में डर इतना था कि वो अलग पहचान नहीं कर पा रहा था। रामप्रसाद एक कदम पीछे हट गया। वो जो रूप फूलवती का था, वो धीरे धीरे धुंध में खुलकर गायब होने लगी। ये वही छलावा था जो उसके कदमों का पीछा कर रहा था। रामप्रसाद का खून जैसे जम गया और पूरे शरीर में सिंहरन दौड़ गए। ये कौन था? फूलवती तो बिल्कुल नहीं थी। इसका रूप, उसकी चाल, सब कुछ उस जंगल के छलावे जैसा लग रहा है। ये वही भयानक छलावा था जो अब मेरे सामने सच्चाई की तरह खड़ा था। फिर भी रामप्रसाद रुका नहीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, जंगल की गहरी छांव में कदम रखते हुए। इसी बीच चारों ओर से अजीब डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ों की सरसराहट, की कुछ टूटने की आहट, और जैसे कोई बहुत धीमी हंसी हवा में खुल रही हो। कुछ ही देर में रामप्रसाद जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं थी, पर आगे बढ़ने का डर भी कम नहीं था। तभी अचानक उसे अपने पीछे कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। रामप्रसाद झटके से मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। सब कुछ देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने घबराकर जोर से चिल्ला दिया, कौन है? सामने आओ। तुम कौन हो? इस अंधेरी रात में मेरे पीछे से चल रहे हो? साफ साफ सामने आओ। तभी पीछे से हल्की सी आहट गूंजी। रामप्रसाद ने झटके से पीछे मुड़कर देखा और सामने गांव का अपना ही गोविंद चलते हुए आ रहा था। पर जंगल की ठंडी हवा और उस रहस्यमय आवाज ने रामप्रसाद के दिल में सिहरन पैदा कर दी। जो पहले चाय की टपरी पर वो हंसते बोलते बैठा था, अरे गोविंद, तू यहाँ इस सुनसान जंगल में इस वक्त? अभी थोड़ी देर पहले तो तूने मुझे जंगल ना जाने को समझाया था, फिर तू खुद इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? कहीं कहीं तू वही तो नहीं? मैं तो यहीं खड़ा बस तेरी ही राह देख रहा था। रामप्रसाद, काफी देर हो गई तुझे आने में। आज की रात कोई भी नहीं रोक पाएगा जो होने वाला है। तेरा सांस लेता शरीर अब मेरा होगा। ये सुनते ही रामप्रसाद का चेहरा पीला पड़ गया। उसके पैरों में जैसे जान ही न रही हो। ठहर जा, तू गोविंद नहीं है। गोविंद की चाल ढाल, उसकी आवाज सब मुझे याद है। तू जो सामने खड़ा है उसमें इंसान जैसी एक भी बात नहीं। मैं साफ पहचान गया हूं। तू गांव वाला गोविंद नहीं, तू उस अमावस्या की रात जंगल का वही छलावा है। अचानक गोविंद का चेहरा बिगड़ने लगा। आंखें लाल, दांत हल्के लंबे और चेहरा ऐसा जैसे किसी अंधेरे साये ने उस पर कब्जा कर लिया हो। रामप्रसाद एक कदम पीछे हटा। भागते भागते रामप्रसाद एक पुराने तालाब के किनारे जा रुका। आगे गहरी खाई, पीछे उस चीज की भारी सांसों की आवाज।
ना आगे रास्ता था ना पीछे। कमते हाथों से उसने कुल्हाड़ी उठाई और धीमी टूटी आवाज में बोला, इसके आगे की कहानी जाननी है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिखो पार्ट 2। इंद्रापुर मालिनपुर की जिंदगी ऊपर से देखने पर सादगी से भरी लगती है। सुबह बैलों की घंटियों की मधुर आवाज से दिन की शुरुआत होती और शाम ढलते ही पूरा गांव सन्नाटे के आगोश में समा जाता। लेकिन हर गांव की मिट्टी के नीचे कुछ कहानियां दबे पड़ी होती हैं। ऐसी कहानियां जिनका जिक्र लोग खुलकर नहीं करते, बस फुसफुसाकर डरते हुए नाम लेते हैं। रात का समय था। आसमान पर काले बादल छाए थे। बिजली की चमक में पेड़ों की लंबी टेढ़ी परछाइयां जमीन पर रेंग रही थीं। गांव की गलियां सुनी थी। बस कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती और फिर गहरा सन्नाटा लौट आता। उसी वक्त माधव खेतों से घर की ओर लौट रहा था। उसका घर इंद्रापुर गांव के बीचों बीच था, पर आज उसके कदम रोज की तरह तेज नहीं थे। दिल में एक अजीब सा बोझ था, जैसे हवा में कोई अनहा डर तैर रहा हो। माधव गांव का सीधा साधा आदमी था। दिन भर खेतों में मेहनत करता और शाम को चौपाल पर बैठकर बाकी लोगों की बातें सुनता। लेकिन कुछ हफ्तों से उसके साथ अजीब अजीब बातें होने लगी थीं। कभी उसे लगता खेत के किनारे कोई खड़ा है जो बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा है, और जब वो पलट कर देखता वहां बस हिलती घास और खालीपन होता। कभी रात को लौटते समय पीछे से कदमों की आवाज आती, धीरे धीरे पास आती हुई, लेकिन मुड़कर देखने पर वही सन्नाटा। और सबसे डरावनी बात, उसके सपनों में वो परछाई। हर रात जब वो जागता उसके सीने में सांस अटक जाती और नींद उससे कोसों दूर भाग जाती। उस रात माधव ने चुपचाप खाना खा लिया और बिना कुछ बोले चारपाई पर जा बैठा। बच्चों को पता भी नहीं चला कि उनके पिता के मन में आज क्या चल रहा है। लंबी, काली और धुंध में अटकी हुई, चेहरा धुंधला पर उसकी मौजूदगी इतनी भारी कि पसीना उसके माथे से टपकने लगता। उस रात भी जब वो गांव की गली से होकर गुजर रहा था, उसे वही एहसास हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने कदम तेज कर लिए। परछाइयां लंबी होती चली गईं। बिजली की चमक में खेतों के किनारे खड़े पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो किसी ने अपने सूखे हाथ आसमान की ओर फैला रखे हों। लेकिन तभी रात की निस्तब्धता को चीरती एक बेहद धीमी ठंडी फुसफुसाहट उसके कानों से टकराई, जैसे किसी ने बहुत पास आकर सांस ली हो। माधव, आज तेरी आखिरी रात है। माधव का पूरा शरीर सिहर गया। उसकी आंखें फैल गई जैसे अचानक किसी ने अंधेरे में उसे पुकारा हो। उसने चारों तरफ देखा, सिर्फ सन्नाटा। बस मन का खेल है ये। डर कोई साया नहीं, बस दिमाग की चाल है। बिना एक पल गवाए वो मुड़ा और घर की ओर भाग पड़ा। मालिन की तंग गलियों में उसके कदमों की धबधबाहट गूंज रही थी। हर गली, हर मोड़, हर दीवार अब अनजान लग रही थी। उसे लगने लगा जैसे पूरा गांव उसे देख रहा हो, और हर बार जब उसके भीतर डर बढ़ता, उसके जहन में उसी पुराने उजड़े घर की तस्वीर उभर आती। वो घर जिसके बारे में गांव वाले बस धीमी आवाज में बात करते पर कभी नाम नहीं लेते। कहते थे उस घर में कभी रोशनी टिकती नहीं और रात ढलते ही वहां की हवा भारी हो जाती है। सांसें टूटी हुई चल रही थीं। जैसे तैसे वह अपने दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने कांपते हाथों से धीरे धीरे खटखटाया। मंजुला, वो मंजुला, दरवाजा खोलो। मैं खेतों से लौट कर आया हूं, जल्दी से दरवाजा खोल। सामने मंजुला खड़ी थी। चेहरे पर दिन भर की थकान थी, लेकिन आंखों में एक अनकही घबराहट थी। माधव जी, आज इतनी देर कैसे हो गई? रोज तो अंधेरा होते ही घर आ जाते हो। बाहर कुछ हुआ था क्या? नहीं, कुछ नहीं मंजुला, बस खेत में काम थोड़ा ज्यादा हो गया था। आज बारिश से मिट्टी भारी हो गई थी, सोचा थोड़ा और समेट लूं, इसलिए देर हो गई। माधव ने होठों पर मुस्कान लाने की कोशिश तो की, मगर वो मुस्कान अधूरी रह गई, क्योंकि उसके चेहरे पर डर की एक हल्की परत साफ झलक रही थी। लेकिन मंजुला समझ गई थी,
उसकी आंखों में कोई अनकहा डर तैर रहा है। रात गहराती जा रही थी। बादल गरजते तो दीवारें तक कांप उठती। माधव छत की ओर देखता पड़ा था। नींद तो जैसे आंखों से रूठ गई थी। तभी उसे लगा आंगन में जैसे किसी के कदमों की हल्की आहट हुई हो। धीरे से उठकर खिड़की की ओर गया, पर्दा हटाया और बाहर झांका। अंधेरे में सब कुछ शांत था, पर अगले ही पल उसे लगा कोई साया आंगन के कोने में हिलता डुलता है। पहले सोचा शायद कोई जानवर होगा, पर जब जरा गौर से देखा तो वो साया लंबा टेढ़ा मेढ़ा होकर एक जगह ठहर गया। माधव का दिल जैसे एक पल को रुक गया, सांसें तेज चलने लगी। उसने तुरंत खिड़की बंद की और चारपाई पर लेट गया। आंखें बंद कर ली, मगर नींद कहाँ आने वाली थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, बस उसके सीने की धड़कन गूंज रही थी। और तभी वही आवाज, इस बार बिल्कुल पास से धीमी ठंडी और ऐसी कि रगों में लहू जम जाए। माधव, वो तेरी आखिरी रात आएंगी। माधव का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद यह सब मेरे दिमाग का धोखा है, पर दिल मानने को तैयार ही नहीं था। जैसे ही सूरज की पहली किरण गांव की छतों पर पड़ी, वो घबराया चौपाल की ओर निकल पड़ा। वहां बैठे बूढ़े लोग हुक्का पी रहे थे और वहीं जाकर उसने हिम्मत जुटाई। गला सूख रहा था, पर सवाल फिर भी पूछा। माधव बेटा, उस घर का नाम मत ले, वो जगह ठीक नहीं है। बुजुर्ग कहते हैं वो घर किसी पुरानी लानत से बंधा है। जो भी वहां रात बिताने गया, सुबह कभी घर नहीं लौटा। बस लोग उसे ढूंढते रह गए। माधव के बदन में सिहरन दौड़ गई। अब उसे यकीन हो चला था कि इन अजीब घटनाओं की जड़ कहीं ना कहीं उसी उजड़े घर की दीवारों में छिपी है। उसने गहरी सांस ली। अब बहुत हो गया। आज रात में उस घर में जाऊंगा और देखूंगा आखिर वहां ऐसा क्या है जो सबको डराता है। और ठान लिया, आज रात चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, वो उस घर का राज जरूर जानकर रहेगा। वो दबे पांव घर से निकला। पत्नी और बच्चों को बस इतना कहा, रात भर खेत देखना है। पर सच्चाई कुछ और थी। उसके कदम तालाब के उस पार उस पुराने वीरान घर की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता सन्नाटा निकल रहा था। हवा में नमी थी, पर माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। आसमान में आधा चांद बादलों में लुका हुआ, कभी लिखता कभी गायब। पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही थी जैसे किसी को रोकना चाहती हो। हर कदम पर दिल कह रहा था, पर जिज्ञासा जैसे किसी अदृश्य डोर से बांधकर उसे आगे खींच रही थी, उसी घर की तरफ जहां से हर कहानी डर बनकर लौटती थी। आखिरकार वो घर उसके सामने था। दीवारें जैसे वक्त के साथ गल चुकी थीं, जगह जगह से ईंटें झांक रही थीं। छत आधी धसी हुई, मानो बरसों से किसी का बोझ सहते सहते थक गई हो। दरवाजा टेढ़ा लटक रहा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे बस टिका रखा हो। चारों ओर झाड़ियां और सूखी घास सरसराती थीं। हवा जब भीतर से गुजरती तो ठंडी सेहरन भरी सांसें बाहर छोड़ जाती। अंदर कदम रखते ही भयानक भरी हवा ने उसका स्वागत किया। चारों ओर मोटे जाले लटके थे, जैसे वक्त खुद दीवारों पर सड़ चुका हो। टूटी खिड़कियों से चांदनी की हल्की किरणें भीतर गिर रही थीं और मिट्टी पर अजीब टेढ़े मेढ़े पैरों जैसे निशान बने थे। अचानक एक ठंडी तेज हवा का झुमका आया। दिया बुझ गया और दरवाजा जोर से धड़ा से बंद हो गया। माधव बुरी तरह चौंक गया और फिर वही आवाज, वही डरावना फुसफुसाना। आज आखिरी रात है। आवाज इस बार चारों ओर से गूंज रही थी, कभी दीवारों के पीछे से, कभी छत के ऊपर से। आखिरी रात है। आखिरी जैसे कोई अनदेखी ताकत उसके चारों ओर घूम रही हो। माधव की आंखें डर से फैल गई। कमरे के अंधेरे कोने में कुछ हिलता डुलता साया नजर आया। धीरे धीरे वो साया उसकी ओर बढ़ने लगा, लंबा, काला और पूरी तरह धुंध में लिपटा हुआ, पर उसकी लाल आंखें धधकते अंगारों की तरह चमक रही थीं।
चिन्ह जैसे नफरत और मौत का मिलाजुला डर छिपा था। माधव ने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो सिर्फ सांस ले पा रहा था। साया और करीब आया, धीरे से उसके कान के पास आकर फुसफुसाया। क्या तू मेरे से बच पाएगा? अब तेरी भी आखिरी रात है। अब ये घर तेरा है, तेरी सांसें भी अब यही की है, और ये तेरी आखिरी रात है। दीवारों में दरारें फैलने लगी। कमरे के कोनों से किसी के रोने और फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगी। हवा भारी हो गई थी और फिर सब कुछ शांत एक पल में। फिर अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उसने देखा कि जैसे ही वह घर था वैसे का वैसा खड़ा है। कोकण का एक छोटा सा गांव था इंद्रापुर। इस गांव का नाम सुनते ही अजनबियों के चेहरे पर एक अनजाना डर उभर आता था। पिछले एक हफ्ते से यहाँ मूसलाधार बारिश हो रही थी। कच्चे रास्ते कीचड़ और पानी से भर चुके थे। गांव की सबसे बड़ी समस्या थी बिजली। शाम ढलते ही हर घर में बस लालटेन और मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी झिलमिलाने लगती। फिर भी इंद्रापुर के लोग दिल के बहुत साफ थे। एक दूसरे के दुख सुख में साथ खड़े रहते। जून का महीना अपने पूरे जोर पर था। बारिश की ठंडी हवाओं के बीच उस शाम कुछ गांव वाले गोपाल की चाय की टपरी पर बैठे थे। गर्म चाय, दोस्तों की गपशप और बारिश की खुशबू, माहौल किसी जादू से कम नहीं था। सच कहूं यार, ये बारिश का मौसम ही कुछ और है। ऊपर से गोपाल की गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मजा दुगना हो जाता है। और जब दोस्त पास बैठे हो, बातें करते करते हंसी ठिठोली हो रही हो, तो लगता है जिंदगी का असली स्वाद यही है। बिल्कुल सही कहा सुधीर भाई। सच बोलूं तो दिल करता है कि आज की ये बरसाती रात यहीं गुजार दूं। बस हम सब बैठे रहें, बातें करते रहें और गोपाल की गर्म चाय के साथ इस ठंडी हवा का मजा लेते रहें। जिंदगी के ऐसे लम्हे रोज रोज कहाँ मिलते हैं। अरे भाई दिनेश, अगर पूरी रात चाय पीते रहे तो महीने की आधी तनख्वाह तो चाय वाले को दान में ही चली जाएगी। सब लोग जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी के बीच आसमान में काले बादल और भी घने हो गए। तेज बिजली कड़कने लगी और बारिश की बूंदें मोटी हो गई। तभी दूर से रतन काका आते हुए दिखे, जो बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे। अरे ओ रतन काका, इतनी तेज बारिश में कहाँ से आ रहे हो? यहाँ आकर हमारे साथ बैठो, चाय पियो, नहीं तो इस बारिश में बीमार पड़ जाओगे। अरे बेटा, सब ठीक है। मैं तो शहर गया था एक जरूरी काम से, पर काम तो हुआ ही नहीं, और ऊपर से ये बारिश ने हाल और खराब कर दिए। रास्ते भर पानी ही पानी था, चलना भी मुश्किल हो गया था। हाँ रतन काका, इस बारिश से तो हम भी परेशान हैं, लेकिन इस बारिश में आपकी कहानियां सुनने में जो आनंद है वो और कहीं नहीं। और इसी बहाने हमें अपनी कहानियां भी सुना देना। आपकी कहानियां सुनने में बहुत मजा आता है। ठीक है, तुम लोग कहते हो तो रुक जाता हूँ, पर याद रखना, मैं जो किस्से सुनाता हूँ ना, वो महज कहानी नहीं, मेरे जीते जागते सच का हिस्सा है। ऐसा सच जिसे सुनकर रात को अकेले चलते वक्त तुम्हारी परछाई भी तुम्हें अजनबी लगेगी। काका, मान लिया सब सच है, अब तो आ जाओ। ठीक है, आज मैं तुम्हें एक ऐसी दास्तान सुनाने वाला हूँ जो कुछ समय पहले मेरी अपनी आंखों के सामने घटी थी। गोपाल, मेरे लिए जरा कड़क चाय ले आ, आज रात नींद नहीं आएगी। ये किस्सा उस दौर का है जब मैं करीब 30 बरस का जवान था। रात का समय था, खूब अंधेरी और डरावनी रात। आसमान फट रहा था, मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली लगातार गरज रही। मैं अपने ऑफिस से लौट रहा था और सोचा कि रास्ते में अपने दोस्त अविनाश के घर भी चला जाऊं। सड़कें सुनसान थी, दूर दूर तक एक इंसान तक नजर नहीं आ रहा था। मैं तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था, तभी मेरी नजर दूर खड़े एक अजनबी पर पड़ी। मैं उसके पास गया और पूछा, भाई इतनी बारिश में यहाँ क्यों खड़े हो? कहीं रास्ता भटक तो नहीं गए? नहीं भाई, रास्ता तो नहीं भटका, पर घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। आगे की सड़क पर पानी इतना भर गया है कि रास्ता बंद हो गया है, और इस घने जंगल के रास्ते से अकेले जाने का सोचकर ही डर लग रहा है।
वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने दोस्त अविनाश के घर जा रहा हूँ। अरे अविनाश, हाँ, मैं उसके घर को जानता हूँ। वहाँ तक जाने के 2 रास्ते हैं, एक सीधा और दूसरा जो जंगल से होकर जाता है। सीधा रास्ता तो पानी में डूब चुका है, अब बस जंगल वाला रास्ता बचा है। वो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन सीधा अविनाश के घर तक ले जाएगा। वैसे मुझे भी उसी तरफ जाना है। अगर हम दोनों साथ चलेंगे तो शायद इतना डर नहीं लगेगा। उसकी बातों में कुछ ऐसा था कि मैंने उसकी बात मान ली। हम दोनों जंगल के रास्ते पर चल पड़े। चारों तरफ घना जंगल था और जानवरों के गुर्राने की आवाजें गूंज रही थी। मुझे डर तो लग रहा था। तेज बारिश, जंगली जानवरों की आवाजें और एक अनजान व्यक्ति, सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था, पर मैं कुछ कर नहीं सकता था। मैं बस ये सोचकर उसके पीछे चल रहा था कि शायद वो मुझे सही सलामत मेरी मंजिल तक पहुंचा देगा। बारिश अब और भी भयानक हो गई है। हवा के साथ साथ बारिश की बूंदें भी तेज हो गई। वो व्यक्ति अचानक रुक गया और मुझसे बोला, बारिश तो अब और तेज हो गई है। एक काम करते हैं, पास वाली पुरानी कुटिया में कुछ देर रुक जाते हैं। सुना है वहाँ अब कोई नहीं रहता। जब ये तूफानी बारिश थम जाएगी तब हम आगे निकलेंगे। मैंने फिर से उस व्यक्ति को हाँ में हाँ मिला दी और उसके साथ पास वाली कुटिया पर ही चला गया। फिर मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो? अरे वो मैं अभी अभी दफ्तर से लौट कर आ रहा हूँ। उसकी बात सुनते ही मेरे मन में हल्का सा शक जागा। सारे दफ्तर तो शाम के 6 बजे तक बंद हो जाते हैं और अब तो रात के 9 बज चुके थे। इस वक्त भला कोई दफ्तर खुला कैसे हो सकता है? खैर, मैंने ज्यादा गौर नहीं किया और हम दोनों यूं ही बातें करने लगे। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसमान लगातार गरज रहा था। अचानक एक बेहद तेज बिजली कड़की, जिसकी चमक ने अंधेरी सड़क को पल भर के लिए रोशन कर दिया। उसी वक्त बारिश थोड़ी थमी और सन्नाटा गहराने लगा। तभी दूर से किसी बच्चे के रोने की अजीब सेन पैदा कर देने वाली आवाज सुनाई देगी। भाई साहब, आपने भी सुनी? ऐसा लग रहा है कोई बच्चा दूर कहीं जोर जोर से रो रहा है। हाँ, आवाज तो मेरे कानों में भी सुनाई थी, लेकिन इतनी तेज बारिश में सुनसान रास्ते पर कौन अपने बच्चे को ऐसे छोड़कर जाएगा? मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। देखो भाई, ये भी तो हो सकता है कि वो बच्चा वहाँ अकेला ना हो। शायद उसकी माँ भी वही कहीं अंधेरे में खड़ी हो। रास्ता ना मिलने की वजह से घबरा कर वो रो रहा हो। इतनी भयानक रात में कोई बच्चा ऐसे रोए, ये बात मुझे खटक रही है। इसीलिए हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। हम दोनों कुछ देर तक बिल्कुल खामोश खड़े रहे, कान उस आवाज पर टिके हुए। कभी दूर से किसी बच्चे के सिसकने की आवाज आती, तो कभी किसी औरत की खूमी सिरन पैदा कर देने वाली हंसी और अजीब सा गीत सुनाई देता। ठंडी हवा के हर झोंके के साथ वो आवाज और पास आती महसूस हो रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। डर ऐसा कि सांस तक लेने में हिचक हो रही थी। हमें एक बार चलकर देखना चाहिए, शायद वे मुसीबत में हैं। अगर कोई सच में मुसीबत में होता तो क्या वो ऐसे हंसता और गाता? देखो, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। यहाँ रहना सही नहीं है। हमें अब यहाँ से जाना चाहिए। चलिए ना, एक बार चलने में क्या जाता है? क्या पता वे सच में मुसीबत में हो। हम दोनों धीरे धीरे उस रहस्यमयी आवाज की ओर बढ़ने लगे। वो हमें घने अंधेरे जंगल की तरफ खींचती चली। बारिश की छोटी छोटी बूंदें सुई की तरह हमारी त्वचा में चुभ रही है और ठंडी नीली हवा हर कदम के साथ डर मंडा रही है। हम दोनों उस अजीब आवाज का पीछा करते हुए घने सन्नाटे भरे जंगल में पहुंच गए थे। रात का अंधेरा हर चीज को निगल रहा था। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक आसमान में एक तेज बिजली कटकी और उसकी झिलमिलाती रोशनी होती से एक औरत की परछाई चिल्लाने। ये नजारा देखकर मेरी रूह तक कांप और दिल की धड़कन तेज हो गई। भाई, हमें अभी यहीं से निकलना होगा। यहाँ कुछ भी सही नहीं लग रहा। और तुमने वो परछाई देखी क्या? मुझे तो अब भी उसकी झलक याद आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कौन सी परछाई? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। हमें जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। सुनो, वो बच्चा फिर से जोर जोर से रो रहा है। उसकी आवाज अब और पास लग रही है। शायद वो सच में बड़ी मुसीबत में है। चलो, देर मत करो। अब मुझे उस अजनबी पर भरोसा करना मुश्किल लगने लगा था। वो जैसे मुझे जबरदस्ती आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। अरे आओ ना भाई, वही खड़े खड़े क्या देख रहे हो? यहाँ कुछ नहीं है।
हाँ चलो जल्दी आओ, वरना इतनी बारिश की रात और खामोश है, कोई नहीं जाने वाला कि तुम कहाँ हो। मैं अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था, हर आवाज पर अपनी सांसें रोऊंगा। तभी अचानक कुछ याद आया और जैसे ही याद आई मैंने अपने कदम वहीं रोके। मेरा शक अब यकीन में बदल चुका था। मैं भागना चाहता था पर मेरे पैर जमी हो गए जैसे, क्योंकि वो व्यक्ति सीधे मेरे सामने खड़ा था और उसकी आंखें मुझे घूर रही थी। कुछ ही देर बाद आसमान में फिर से तेज खुजली करती और उसी झिलमिलाती रोशनी में वो व्यक्ति अपने मस्त प्रकट हो गया। उसकी शक्ल भयानक थी, आंखें लाल, दांत नुकीले और उसके चेहरे पर एक ऐसा डरावना रूप कि मेरी रूह कांप उठी। वही आवाज जो इतनी देर से गूंज रही थी अब जोर जोर से हंसने लगा और फिर उसने एक एक करके हर प्रकार की डरावनी आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। मैंने मौका देखा और तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। इतनी तेजी से भागा कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तब तक भागता रहा जब तक वो भयानक जंगल पार ना हो गया हो। आसमान में बिजली कड़कती रही, बारिश मूसलाधार बरसती रही। थोड़ी दूर जाने पर मुझे मेरा दोस्त अविनाश आवाज लगाते हुए दिखा, पर मुझे लगा कि शायद अब मैं सुरक्षित हूं। अरे रतन, मेरे घर का रास्ता भूल रहे थे क्या? कहाँ गए थे? इतनी देर हो गई। मैंने सोचा कहीं रास्ते में फंस गए होंगे, इसीलिए तुम्हें ढूंढने आ गया। पहले घर चलो प्लीज, अभी यहाँ रुकना ठीक नहीं है। बाद में सब बता दूंगा। अभी बस यहाँ से निकलते हैं जल्दी। बारिश अब लगभग थम चुकी थी। आसमान में काली घटाओं के बीच हल्की सी सफेदी झलक रही थी, जैसे तूफान के बाद की खामोशी उतर आई हो। गीली मिट्टी की खुशबू और पेड़ों से टपकती बूंदों की आवाज के बीच हम दोनों तेजी से कदम बढ़ाते हुए अविनाश के घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचते ही मैंने बिना कुछ छुपाए उसे अपने साथ घटी हर एक घटना विस्तार से सुनाई। मेरी बात खत्म होते ही अविनाश का चेहरा सफेद पड़ गया और वो कुछ देर तक चुपचाप घबराहट भरी आंखों से मुझे देखता रहा। क्या तुम उस जंगल के रास्ते से आए थे? वहां अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। अच्छा हुआ तुम वहां से भाग निकले, क्योंकि जिस कुटिया में वो तुम्हें ले गया था उसमें पहले एक आदमी अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। उस पर 5 लाख का कर्ज था जो उसके पिता के मरने के बाद उस पर आ गया था। कुछ लोगों ने कर्जदारों को उस आदमी का पता बता दिया। उन कर्जदारों ने एक अंधेरी रात को उस कुटिया में आग लगा दी, जिसमें उसके दोनों बच्चे जिंदा जलकर मर गए। जब वो आदमी अपने घर आया, अपने 2 बच्चों को मरा हुआ देखा तो उसने उसी कुटिया में आत्महत्या कर ली। उसके बाद से एक सब कठिनाई वहां कटती रहती है। कोई भी गांव वाला उस जंगल के रास्ते से आने जाने की हिम्मत भी नहीं करता। उस रात का खौफ इतना गहरा था कि मैं पूरी रात नींद की एक झलक तक नहीं देख पाया। तब से मैंने कसम खा ली, उस जंगल का रास्ता दोबारा कभी नहीं चुनूंगा। अब जब भी उससे मिलना होता है मैं उसे अपने घर बुला लेता हूँ, शायद इसलिए कि उस रात की परछाई अब भी मेरे जहन में जिंदा है। रतन काका ने अपनी बात पूरी करते हुए गहरी सांस ली, जैसे उस याद को दोबारा जीने से थक गए हों। चाय की टपरी पर एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। सबके चेहरों पर खामोशी और आंखों में डर साफ झलक रहा था। उस पल सबको एहसास हो गया कि काका की कहानियां महज किस्से नहीं बल्कि कड़वी सच्चाई थी।